Hello student, welcome back to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the intercostal muscles जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म किया जा सकता है, राइट? तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन के बारे में हमने स्टडी कर लिया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन. ये रिस्पायरेशन प्रोसेस या मैकेनिज्म किस तरह से परफॉर्म होती है. तो हेडिंग डाल दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन. mechanism of respiration. Okay, so in the process of mechanism of respiration, first process आती है breathing. What is breathing? Breathing is intake of fresh air from the environment. environment से जो भी हम फ्रेश एयर को इनसाइड ले जाते हैं उसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग. सो इट इज़ अ इनटेक ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड एक्सपल्जन ऑफ फाउल एयर फ्रॉम द लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग. तो अच्छी यानी फ्रेश एयर को ले जाना और वापस फाउल एयर को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग. ये दो स्टेप की प्रोसेस होती है जिसको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के नाम से जानते हैं. तो चार्ट से समझ लेते हैं. फर्स्ट है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन. Inspiration is what? Intake of fresh water is known as inspiration. ठीक है. दूसरी बात, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 2 सेकेंड चाहिए होते हैं. That means in 2 seconds the inspiration process is completed. Now inspiration occurs by the contraction in inspiratory muscles. Clear? तो टाइमिंग देख लीजिए, इट अकर्स इन 2 सेकेंड. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक एक्टिव प्रोसेस है. एक्टिव प्रोसेस, ऑलराइट. और तीसरी जो इंस्पायरेशन है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो पाती. सो नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए. इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन्स? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. कौन कौन सी मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं? यहाँ पर 2 तरीके की मसल्स होती हैं जो इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन करती हैं. फर्स्ट है रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम. रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम. रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड दूसरी है EICM, intercostal muscles. When radial muscles contract, diaphragm becomes flattened in shape, so the volume of thoracic cavity increases between the anterior and posterior surface. तो जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम का शेप फ्लैट हो जाता है और ओवरऑल
क्योंकि ये डोम शेप का होता है और जब ये फ्लैट होता है तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? सो व्हेन रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड इन शेप, so the volume of thoracic cavity increases between anterior and posterior surface. And when EICM, that means intercostal muscles contract, तो sternum है वो upward या outward मूव कर जाता है, जिससे जो total ribs है वो upward मूव कर जाती है. By the contraction of both muscles, the overall the volume of thoracic cavity increases and intrapulmonary pressure decreases by the 1 to 3 mm Hg. That is why the environmental air enter into the lungs through the respiratory tract, और इस process को हम कहते हैं inspiration. Okay, so this is all about the inspiration process. Now next is expiration. Expiration means the expulsion of flow of air. जो हम बाहर एयर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, जिसको फॉल एयर भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सपल्जन और एक्सपायरेशन ऑफ एयर. इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम नहीं होती. तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस. Second important thing, it takes almost 3 seconds. इस प्रोसेस में जो टाइम खर्च होता है 3 सेकेंड लगते हैं इसमें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपायरेशन अकर्स बाय द रिलैक्सेशन इन इंस्पायरेटरी मसल्स. यानी जो स्ट्रेच हो गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे मसल्स, जब वो रिलैक्स होते हैं तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस. इसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती. बाय द रिलैक्सेशन इन रेडियल मसल्स, डायफ्राम बिकम्स नॉर्मल डोम शेप. जैसे ये मसल्स कैसे होते हैं, रिलैक्सेशन मोड में आते हैं, वैसे ही जो डायफ्राम का नेचुरल शेप है जिसको हम डोम शेप कहते हैं वो जाता है. पहले कॉन्ट्रैक्शन और अब रिलैक्सेशन में डोम शेप. तो जब डोम शेप हो जाता है तो एरिया डिक्रीज हो जाता है और एयर बाहर चला जाता है, एक्सपल्स हो जाता है. इसी को हम कहते हैं एक्सपायरेशन प्रोसेस. व्हेन EICM यानी इंटरकॉस्टल मसल्स बिकम रिलैक्स, देन द रिब्स एंड स्टर्नम बिकम्स इन देयर नॉर्मल पोजिशन. जैसे ही ये रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, हमारा जो रिब्स है, स्टर्नम है, वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. सो बाय रिलैक्सेशन इन बोथ द मसल्स, द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases and intrapulmonary pressure increases by the 1 to 3 mm Hg. और इस पूरे प्रोसेस में, यानी जो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है बाई 1 to 3 mm जितना. सो एक्सपल्जन ऑफ एयर अकर्स थ्रू द इंस्पायरेटरी ट्रैक्ट. सो यहाँ पर लिख लीजिए कि एक्सपल्जन ऑफ एयर अकर्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज एक्सपायरेशन. ऑलराइट, एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज forceful expiration takes place, in which with the relaxation of inspiratory muscles, contraction of expiratory or respiratory muscles also takes place. And these muscles are of two forms, abdominal muscles और intercostal muscles. तो दो तरीके की मसल्स होती है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स भी वर्कआउट करती है और दूसरा इंटरकॉस्टल्स सर्कुलेटरी मसल्स भी काम करती हैं. ऑलराइट, व्हेन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो क्या होता है कि रिब्स एंड स्टर्नम शिफ्ट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. व्हेन abdominal muscles contract,
Then visceral organs of abdominal cavity push diaphragm upward. जब diaphragm upward मूव करता है तो ये कैसा हो जाता है? It becomes dome shape. And by the contraction of both the muscles, the volume of thoracic cavity decreases more and intrapulmonary जो pressure है वो increase हो जाता है. So more expiration occurs through the respiratory tract is known as forceful expiration. तो ज़्यादा यानी जो नॉर्मल से अगर ज़्यादा हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन. और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो जो ऑर्गन्स हैं विसरल ऑर्गन्स वो पुश करते हैं डायफ्राम को अपवर्ड, और इसका साइज जो ऑलरेडी डोम शेप होता है इसमें और ज़्यादा उभार आ जाते हैं, यानी मोर डोम शेप बन जाता है और मैक्सिमम हम एयर पुश आउट कर सकते हैं. इसी को कहते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन. नोट डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. जिसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं उसको हम टेक्निकली कहते हैं यूपनिया. लिख लीजिए. यूपनिया, NOEA, यूपनिया, राइट. इसी को कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग. तो इट कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग. एब्डोमिनल breathing under the control of medulla oblongata. Control of medulla जो ब्रेन का हिस्सा है. ओके. नाउ रोल ऑफ डायफ्राम कितना होता है? तो रोल ऑफ डायफ्राम the role of diaphragm here approximately 75%, or role of इंटरकॉस्टल मसल्स ICM यहाँ पर प्ले करता है 25%. यानी दो चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, और उसमें डायफ्राम का रोल मैक्सिमम पाया जाता है 75% और इंटरकॉस्टल मसल का 25%. फोर्सफुल ब्रीदिंग इज नोन एज थोरैकिक ब्रीदिंग. ठीक है. और ये कंट्रोल में आता है सेरिब्रम के. लिख लीजिए. फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग, इसी को हम कहते हैं थोरैकिक ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर सेरिब्रम का कंट्रोल होता है. इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस या अंडर द कंट्रोल ऑफ, यहां पर मेडुला था और यहां पर सेरिब्रम आ जाएगा. सेरिब्रम ध्यान रखना. जो नॉर्मल ब्रीदिंग है मेडुला से
और जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है वो सेरिब्रम से कंट्रोल की जाती है। नाउ लुक एट द रोल ऑफ डायफ्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ द रोल ऑफ डायफ्राम बिकम चेंज, अब ये रिड्यूस होकर रह जाता है 25%। एंड द रोल ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स इज एक्सीड टू 75%। काफ़ी कंसीडरेबल चेंज आ चुका है। यहाँ पर ICM का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स एक्टिव होकर इस प्रोसेस को अंजाम देती है, और रोल ऑफ डायफ्राम काफ़ी मिनिमम हो जाता है। तो दैट इज़ द ब्रीदिंग। सो दैट इज़ कॉल्ड थोरैसिक ब्रीदिंग या फिर फोर्सफुल ब्रीदिंग। सो इन द केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल यूजली ब्रीथ बाय द थोरैकिक ब्रीदिंग। तो ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें जो ब्रीदिंग होती है वो थोरैकिक ब्रीदिंग होती है, और उसमें डायफ्राम का रोल कम हो जाता है और इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीदिंग।